आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर राष्ट्रवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि देश के साथ धोखे वाली सियासत का जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान के साथ दोस्ताना चुनाव आयोग का धमकाना ये कैसा फंसा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बिगड़ा हुआ केस है, जीत नहीं सके तो कांग्रेस के बोल क्यों बिगड़ गए? संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिर से नेहरू का नाम लिया और पाकिस्तान को पानी देने का कसूरवार बता दिया। सरकार पहले भी कह चुकी है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सबसे बड़ा धोखा था। खून पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज पीएम मोदी ने फिर कहा कि भारत के हिस्से का पानी नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दिया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी के बोल बिगड़ गए। उन्होंने पीएम मोदी को आदतन बिगड़ा हुआ केस बता दिया। दूसरी तरफ झूठे आंकड़ों पर वोट चोरी की कहानी कोर्ट में ढेर हो गई, लेकिन राहुल गांधी की चुनाव आयोग को धमकी बदस्तूर जारी है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे। उन्होंने देश के साथ धोखा दिया कि हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। क्या पॉलिटिक्स और वोट बैंक साधने के लिए देश में धोखे वाली सियासत हो रही? चुनाव आयोग को सरेआम धमकी। कांग्रेस की यह कैसी सियासत है? बात पहले पाकिस्तान को पानी को लेकर कांग्रेस पर लग रहे आरोप की। आरोप लगाया है पीएम मोदी ने। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में 2 टूक कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया, फिर पानी का भी बंटवारा कर दिया। सिंधु जल समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। एक एमओयू किसी देश में होता है तो कैबिनेट में चर्चा होती है, लेकिन पाकिस्तान से इतने बड़े जल समझौते पर कैबिनेट और संसद को भरोसे में नहीं लिया गया। और जब हंगामा हुआ तो सिर्फ 2 घंटे की चर्चा कराई गई। इस समझौते का विरोध करने वाले कांग्रेस के सांसदों को नेहरू ने कहा कि जो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं वह तुच्छ मानसिकता के। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं। कोई भी ट्रीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है, कैबिनेट से, सदन से, संसद से, कुछ नहीं। तो ये बात, और आज प्रधानमंत्री ने एक और बात बताई। एक पदाधिकारी जो उनके साथ थे, उनके सामने उन्होंने स्वीकार किया, उसने अपनी किताब में लिखा है कि लगता है जिस उद्देश्य के लिए हमने किया था वो सफल नहीं हुआ। तो काहे के लिए करते हैं आप? जहाँ जमीन का 80% हिस्सा भारत में था, 20% केवल पूर्वी और पश्चिमी भारत पाकिस्तान को मिला था, वहाँ 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दाव पर लगा करके 80% पानी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। उन्होंने देश के साथ धोखा दिया। एक लोकतांत्रिक चुनाव में अगर वो प्रधानमंत्री थे तो उनको पार्लियामेंट से उस बात को सैंक्शन लेनी चाहिए थे, कैबिनेट से लेनी चाहिए थी। और बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। 80% पानी देश में, वो नदी हमारे देश से निकलती है और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया 20%। ये हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। बीजेपी 2 टूक आरोप लगा रही कि मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं, देश हित से कांग्रेस के समझौतों के इतिहास का है। दूसरी ओर कांग्रेस को राष्ट्रहित की ये बात सियासी ड्रामा लग रही। कांग्रेस आरोप लगा रही कि वोट चोरी पर सवालों के जवाब देने की बजाय बीजेपी नेहरू को कोसकर सियासी स्टंट कर रही। ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, एफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए उनका जवाब दें ना। मोदी जी आदतन बिगड़ा हुआ केस है। जब वो चारों तरफ से घिर जाते हैं, जिन्हें नेहरू जी आए। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जब देश की आजादी का संखनाद हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और उस समय भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुआ।
पत्र लिख रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ, नेहरू महान थे, नेहरू ने देश को बनाया। सही है कि देश को धोखा कौन दे रहा? क्या ये नेहरू की खता है कि खून और पानी एक साथ बहा? पाकिस्तान को पानी देने पर जो कांग्रेस जवाब देने से बच रही, वो आजकल चुनाव आयोग को धमका रहे। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एक और राहुल गांधी बिहार से धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी अदालत से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव रद्द करने की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वोटिंग का समय खत्म होने के बाद 76 लाख फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए गए थे। याचिका किस परिप्रेक्ष्य में? राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है? क्या बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। आपके दस्तावेज से आपको बता रहे हैं कि ये आपके दस्तावेज हैं, हमने 4 एपिक नंबर जारी कर दिए, इन लोगों ने वोट डाल दिए। बिहार के अंदर जिन लोगों ने वोट डाले आपने उनके वोट काट दिए, जो लोग जिंदा हैं आपने उन्हें मरे हुए दर्शा दिए। तो आरोप थोड़े ही नहीं है, वो तो पुख्ता सबूत है। इतना ही नहीं, सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के जिस डेटा पर कांग्रेस वोट चोरी का कैंपेन चला रही थी, चुनाव आयोग के खिलाफ हथियार बना रही थी, संजय कुमार ने उस पुराने पोस्ट को ही ये कहकर डिलीट कर दिया कि उनसे डेटा को पढ़ने और उसके विश्लेषण में गलती हो गई। अब सवाल है कि जब महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप कोर्ट में जमीन सूंघने लगा, तो क्या राहुल अभी सबूतों की जगह आरोपों का बोलबाला जारी रखेंगे? सवाल ये भी कि खून बहाने वाले को पानी, झूठे आंकड़ों पर वोट चोरी का रोना, कांग्रेस की यह सियासत कहां जाकर रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सुधा जी आपसे करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी आपके लिए बिगड़ा हुआ केस है। राकेश जी, किसी के बयान को लेके मुझसे प्रश्न करने से बेहतर है कि आप मुझसे मेरा प्रश्न करें। क्यों? और अगर आप मेरे से मेरा प्रश्न करेंगे जो कांग्रेस के लिए है या जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं उस पर बखूबी उत्तर आपको दे पाऊंगी। तो आप किसी के व्यक्तिगत बयान को या किसी नेता के बयान को प्रश्न बना के न पूछिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसके बारे में क्या कहते हैं उस पर आप उनके प्रवक्ताओं से नहीं पूछते हैं। नहीं सुधा जी, आपकी पार्टी ने खारिज कर दिया है क्या, या प्रमोद तिवारी को पार्टी से निकाल दिया? आपकी पार्टी के नेता है ना? नहीं। तो आपकी पार्टी के नेता है, मैं जाऊं किसी और से पूछने के लिए? फिर वही बात, आप हमारी पार्टी का हम कर लेंगे डिसीजन। आपका जो आपने डिबेट कर रखा उस नहीं, वही डिबेट है, वही डिबेट है सुधा जी, आप उसको वही डिबेट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईना दिखाया कि आप भारत के हिस्से का पानी नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दिया, तो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आदतन बिगड़ा हुआ केस है। ये कैसे हम विषय से हट रहे हैं? चिल्लाइएगा, आपके चिल्लाने से अरे सुन तो लीजिए, इतना तेज चिल्लाइए नहीं। आपको याद होगा 111 इनक्लेव जो हमारी जमीन है बांग्लादेश को दी गई है। कौन सी शर्त नहीं, हमने दिया 111 इनक्लेव और लिया 55। आपको पता है कि भारत से कितने एकड़ जमीन कम हो गई? इसका उत्तर पूछना चाहूंगी आपसे राकेश पांडे जी, क्योंकि आप जितने गर्मजोशी से प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिएगा। 10,051 एकड़ जमीन हमारे भारत की कम हो गई। वर्तमान के प्रश्नों पर रहते हैं ना, कि जब मैं नेहरू जी के बारे में बोलने आऊंगी तो आपके पास प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग या इस देश में वर्तमान में जीवित लोग अपने पूर्वजों के सम्मान में एक शब्द तो बोल नहीं पाते हैं। मैडम प्लीज सवाल कर देने से किसी पूर्वज का अपमान नहीं हो जाता है। मैडम प्लीज, सवाल कर देने से किसी पूर्वज का अपमान नहीं हो जाता है। पंडित नेहरू को लेकर सम्मान है, वो सम्मान कहीं से कम नहीं होगा सवाल पूछने से। ये बिल्कुल उसके पीछे जाकर छिपने की बात है। सवालों का जवाब देने से आप बचना चाह रही हैं, पंडित वो एक अलग बात है। नेहरू जी के नाम को लेके इस तरह बातें होती है, शर्म आनी चाहिए। रन ऑफ कच्छ के नहीं, आप जमीन देने की बातचीत करना चाहती हैं। 1965 की जंग जीतने के बाद रन ऑफ कच्छ का हिस्सा पाकिस्तान को किसने दिया? कितना इलाका दिया गया था? 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को किसने दे दिया? नरेंद्र मोदी जी हैं। सुनिए, चिल्लाइए नहीं, सुनिए। बांग्लादेश को हमने 10,051 ज्यादा भूमि क्यों दी एकड़ में?
पूछिए, प्रधानमंत्री जी मौजूद है, उसका उत्तर देंगे। नेहरू जी से प्रश्न कभी और कर लेंगे। जो मौजूद है उससे प्रश्न पूछिए ना कि बांग्लादेश को क्यों दिया गया। बांग्लादेशियों से दिक्कत है ना सबको, तो बांग्लादेश को इतनी जमीन क्यों दी गई, मेरा प्रश्न बना रहेगा। और मैं पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से और अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि बांग्लादेश को आपने ज्यादा जमीन क्यों दी। 111 मतलब आप सिर्फ सुधा जी, मतलब आप सिर्फ सवाल पूछना चाहती हैं, जवाब नहीं देना चाहती हैं। रन ऑफ कच्छ का हिस्सा दे दिया, सैन्य मूवमेंट की जानकारी देने वाला समझौता, सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता, तब भी पाकिस्तान को जमीन दी गई 93,000 उनके कैदी होने के बावजूद भी। लेकिन आप इस बात पर बोलना नहीं चाहती हैं कि प्रमोद तिवारी ने गलती से बोल दिया, आदतन बिगड़ा हुआ केस। आप गलती भी नहीं बताना चाह रही हैं। की तस्दीक करती हूँ इस देश के दर्शकों से जो आपको देख रहे होंगे कि जो जीवित है, जो इस देश में वर्तमान में प्रधानमंत्री है, इस बात का उत्तर दे कि बांग्लादेश को हमने 10,000 हमने अपने मानचित्र को कम क्यों किया, पूछिए इस बात को। ठीक है, चारू प्रज्ञा, सुधा मिश्रा ये कहकर अब इस सवाल को टाल रही हैं कि ये तो प्रमोद तिवारी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन पार्टी ने खारिज किया। मेरी नजर में तो ऐसा कोई है नहीं। लेकिन वर्तमान में मेरा प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे, आप उन्हें हाजिर करिएगा, वर्तमान में जो जीवित है वो बताएगा। ठीक है, चारू प्रज्ञा, रिप्लाई। जमीन को आपने दिया किस वजह से, ठीक है, चारू प्रज्ञा। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हमारा देश आज भी सजा पा रहा है। वो 80% जो पाकिस्तान को दे दिया गया। कांग्रेस की राजनीति आपको पता है एक ही बिंदु पर आकर रुक गई। पाकिस्तान के साथ नरमी और हमारी देश की संस्थाओं का हर दिन अपमान। और जब इस अपमान के बारे में हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं, आप जाकर फिर किसी इसी तरीके के डायलॉग के आड़े में छुप जाती हैं और जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती है। एक बेसिक सी बात बताओ, कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये देश नहीं है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेहरू जी ने अगर बिना कैबिनेट अप्रूवल लिए कोई भी साइन करके हमारी देश की संपत्ति, हमारी देश की वाटर सिक्योरिटी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर दी। राकेश जी, जब ये अपनी ओपनिंग लाइन बोल रही थी, आप हमको चुप रखते हैं, हमारी बोलने की बारी आती है, आप इनको पूरे टाइम बोलने की सुधा जी, नहीं, सुधा जी, आप मेरे साथ पहली बार शो पर हैं। मैं आपको बताऊं, सुनिए मैडम सुनिए, आपने बोला चारू प्रज्ञा सुन रही थी, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ काउंटर मत करिए, लेकिन काउंटर 1-2 लाइन का होता है, जिसकी बारी रहेगी वो ज्यादा बोलेगा। नहीं, आप बोल सकती हैं, लेकिन 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए, चुप कराइए। हाँ, चलिए बोलिए चारू। बिल्कुल। अब आप एक मेरी बात और समझिए। आपको पता है नेहरू जी की नीति किस हद तक गिरी हुई थी? हमें अपने देश में अपने खुद की डैम के मरम्मत के लिए भी पाकिस्तान से परमिशन लानी पड़ती थी। और इस सब को नेहरू जी ने कहा दिस इज अ गुड ट्रीटी। इस सब के बाद नेहरू जी ने कहा कि झगड़ा किस बात पर कर रहे हो भाई, दिस इज ओनली अ पेल फुल ऑफ वाटर। उसका हिंदी है एक बाल्टी भर पानी के लिए आप झगड़ा कर रहे हो। तो ये तो नेहरू जी की सोच है। उस सोच का नतीजा आज ही आ गया है कि हमारे देश में सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ जा सकती है, हमारे देश में पावर जनरेशन के लिए पानी की कमी पड़ जा सकती है। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, चेनाब नदी के ऊपर जो सलाल डैम बना था ना, पाकिस्तान की वजह से उसका सारा नक्शा बदलना पड़ा। हाइट नीचे कर दीजिए, नीचे आप इस तरीके का हिसाब नहीं बना सकते कि सिल्टिंग ना हो। अरे आपने इतना नुकसान किया है, आज हम भरपाई करने जा रहे हैं तो भी आपके लूज स्टेटमेंट्स आते हैं। आप हमारे संस्थाओं पर आक्रमण करना बंद करिए, पाकिस्तान के साथ नरमी बरतना बंद करिए और आईने में देखिए अपनी सच्चाई। ये देशद्रोह के मार्जिन पे खड़े हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव 80% पानी पाकिस्तान को। मैं आऊंगा सुधा जी, एक बार सब लोग बोल रहे, फिर मैं आता हूं। अच्छा जल्दी बोलिए, एक लाइन बोलिए, जल्दी बोलिए। एक लाइन सिर्फ। हाँ, इन लोगों से पूछिए। सुधा जी, नॉन स्टॉप बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, और नॉन स्टॉप बोलने की क्षमता इस पैनल पे हर इंसान रखता है। मैंने कहा अगर आप सबके बीच में बोलेंगी तो सब भी आपके बीच में बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ऐसे कितना भी चिल्ला लीजिए, देश में आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ ना, मैं आपको बता देती हूँ, जो बॉर्डर के समस्या आपने 60 साल में नहीं सुलझाई, वो हमने सुलझाने का काम किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ, चारू और सुधा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। झूठ कौन बोल रहा है, धोखा कौन दे रहा है, ये देश की जनता तय करेगी। हर 5 साल पर देश की जनता को मौका मिलता रहता है चुनाव में, और उसी के हिसाब से फैसले होते हैं। विवेक श्रीवास्तव 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया, और उसके बाद आज आईना दिखाने की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी बिगड़ा हुआ केस हो गए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया था नेहरू जी ने। मैं तो नेहरू जी को बहुत मानता हूँ, मेरे ख्याल से फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन है। 16 साल से ज्यादा जेल में रहे, यहाँ तो कोई रहा नहीं, यहाँ तो डायलॉग मारा जा रहा है साहब, लम्हों ने कथा करी। अरे उन्हीं लम्हों की वजह से बैठे हो आजाद,
यहाँ पे तो ना जनसंघ का, ना आरएसएस का, ना हिंदू महासभा का एक भी आदमी लड़ा। कॉमरेड भगत सिंह नहीं, आजादी को हल्के में मत लीजिए, बहुत सारे मूवमेंट्स थे। हाँ, तो भगत सिंह नेहरू जी के लिए काम नहीं करा करते थे, जिसका नाम लिया है चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी के लिए काम नहीं करा करते थे। ऐसे मत बोलिए, नेहरू जी ने मतलब बड़ा झंडा लहरा के आजादी दिला दी हो भारत को। हमने देखा है किस तरीके से आजादी दिलाई, ठीक है ना, किस तरीके से। नेहरू जी के तो किस्से फेमस हैं, अंग्रेजों के साथ प्यार कितना था और नफरत कितनी थी। ठीक, चारू जी ठीक बोलिए, विवेक श्रीवास्तव अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये वो लम्हे हैं, ये वो फाउंडिंग फादर्स हैं, 16 साल से ज्यादा तो जेल में रहे। मोतीलाल नेहरू की औलाद थी, पैसे की कमी नहीं थी, अंग्रेजों के साथ शिकार पार्टी थी, सब छोड़ छाड़ के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में आए। कॉमरेड भगत सिंह फांसी पे लटके, आज बड़ी आसानी से हम लोग इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करके डाइसेक्शन कर रहे हैं। नहीं तो भगत सिंह का कहां क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है? बात नेहरू की हो रही है, भगत सिंह को लेकर चले आए बीच में। हाँ, कॉमरेड भगत सिंह, अभी ये तो उस पे प्लीज, ये कॉमरेड और क्या ये मेरे सामने मत लेकर आइए भाई। क्या पाकिस्तान बातचीत नेहरू की हो रही है, उनके एक फैसले की हो रही है, और इसमें भगत सिंह को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, ये नेहरू जी का बयान है। देयर वर ओनली 2 ट्राइब्स जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने, जिसमें कॉमरेड भगत सिंह, कान खोल के सुन लीजिए, कॉमरेड भगत सिंह, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी विद गांधी। प्लीज सर, आपकी विचारधारा की यहां पर बातचीत नहीं हो रही है। वो विचारधारा आज के दौर में कितनी तार्किक और संगत रह गई है ना, कि आपकी पार्टी के कितने सदस्य हैं इस समय जीते हुए, वो आप अंदाजा लगाइए। आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि एटम बम हटा दो, जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो तो भगवानी मालिक है उसका। फिर नहीं, वो आपसे जानने की जरूरत थोड़ी ना है। लेफ्ट को लेफ्ट है, लेफ्ट थी, 10 मेंबर पार्लियामेंट आज भी है, आज भी एक राज्य में सरकार है, आज भी 16 एमएलए बिहार में है, आज भी त्रिपुरा में एमएलए है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, फार्मर बिल वापस लिया। तो डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट। ठीक है अवनिजेश जी, नेहरू जी पर सवाल के बीच में ये भगत सिंह को लेकर आए और कॉमरेड बता रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब उस पर चर्चा हो जाए। आऊंगा कुलदीप जी, 1 मिनट दीजिए। राकेश जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और मैं ना ये चाहूंगा अगर कोई बीच में बोलेगा मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले अपनी शर्त बता रहा हूं। आपने विवेक श्रीवास्तव से पूछा और विवेक श्रीवास्तव ने कहा बहुत अच्छा किया। ये तो कहेंगे मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव का सबसे पहला समर्थन, मैं फैक्चुअल ऐतिहासिक सत्य की बात कर रहा हूं, तथ्य की बात, किसने किया था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहला। और ये इस उम्मीद में क्या था, वहां सैयद जहार को भी भेजा था वहां पर, जब्बार को, कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, वहां से फिर वो खैर फिट पिटा करके वापस आना पड़ा उनको, ये भी सच है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कह रहा है कि नेहरू जी के कुएं को तो भोग तो आज तक रहे ना हम। आप ये बताइए, कोई वहां पर पानी 80% उसको दे, उस पर डैम बनाने का, नहर बनाने का खर्चा हम दें, और वो क्या करे? ये विवेक श्रीवास्तव जैसे आदमी जो भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया था, आपको क्या लगता है कि ये भारत का पक्ष लेंगे? क्या ये भारत का पक्ष लेंगे? आपने कैसे पूछ लिया? इनको रखा क्यों हुआ इनको? जो व्यक्ति, आप ये देखिए कि भारत, मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के, बोल लिए थे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यहाँ की जितनी जनसंख्या थी, यहाँ का जितना एरिया था, उसके हिसाब से। तो पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ से नदी निकलती है, 1948 में ही कर दिया। 1948 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा उन्होंने किया, जिसका पीओके आजकल है। उसके बाद 1960 में ये संधि करने की जरूरत थी, और वो भी तीसरे उसके IMF भी उसमें वर्ल्ड बैंक भी पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, जो आज जो संविधान लेके घूमते रहते हैं ये जो फ्रेंच कट दाढ़ी वाले, ये बताइए कि उस समय क्या संसद में इसकी अनुमति नहीं लेनी चाहिए थी क्या? ठीक, 35A को कमिट करने के लिए संसद में, आज जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैंने कहा था कि ये कहां से लिया? अरे विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए कहता हूं कि भाई थोड़ा सा समझकर बोलिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन हुआ था, भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था उड़ाइए पाकिस्तान को, करिए एक्शन। और कैसे इजाजत ली जाती है, और कैसे चर्चा की जाती है? अगर आपको ये चर्चा नहीं समझ में आती है तो राकेश जी, हमारे देश का इंटरनल मसला है। यस, आप इसको इंटरनेशनल डिबेट क्यों बना रहे हैं? चाइनीज लोगों को क्यों बुला लेते हैं आप यहाँ पर? चाइनीज को प्रधानमंत्री क्यों बुला लेते हैं आप? ये नेशनल डिबेट है, हमारा मसला हमारे देश का है। हम किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं। अभी तक कुलदीप जी ने नहीं बोला है, मैं उनके पास जाता हूं। कुलदीप जी, जो बात प्रज्ञा जी ने कोट, चारू प्रज्ञा ने जो कोट की, उस समय नेहरू जी ने कहा था
किसका विभाजन? एक बाल्टी पानी का। तो एक बाल्टी ही पानी थी, हमने एक शांति खरीदी। ये स्टेटमेंट है जो चारू प्रज्ञा कोट कर रही हैं। तो भाई अगर ये आईना दिखाया जा रहा है तो क्या आपके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी एक बिगड़ा हुआ केस है? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि चारू जी जो अभी इतिहास की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ज्यादा इतिहास की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में इनका कहीं भी इतिहास में जो भी नाम दर्ज होगा वो माफी मांगने में दर्ज होगा। इस देश की आजादी में इनका नाम कहीं दर्ज नहीं होगा, चाहे वो चारू प्रज्ञा जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। देश की आजादी में इनका रत्ती भर योगदान नहीं है, इनका एक ही योगदान था ये, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली बार सुमो टू एक्शन लिया जाएगा। काम एक मिनट, ये जो आप डायलॉग मार रहे हैं ना, मुझे मालूम है वीर सावरकर की और आपके इशारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले रखा है, सोच समझ के बोलिएगा इस वक्त। देखो, मैंने तो नाम नहीं लिया, बिल्कुल ध्यान दिला दीजिए। आपको पता है राहुल गांधी तक को बोला है। अरे इशारे समझ में आते हैं, आपने अगर आपने इशारे समझ में आते हैं, अगर इशारे आपको समझ में आते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि उनका योगदान इस देश की आजादी में नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि आप उनका किस दिशा में जा रहे हैं, की आजादी में कोई योगदान नहीं था। आपको योगदान समझ ही नहीं आता ना, आपके हिसाब से योगदान तो केवल नेहरू जी का था, जो डिनर पार्टी। चारू प्रज्ञा, चूंकि कुलदीप जी की बारी है तो थोड़ा सा ज्यादा उन्हें बोलने दीजिए, कुलदीप जी अपनी बात पूरी करिए। मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ। वो लोग हैं ये वीर सावरकर की तरफ जा रहे थे राकेश जी, और नहीं ठीक है, तो आपने काउंटर किया, वो नोटिस हुआ, आपने काउंटर किया, वो नोटिस किया। कुलदीप जी एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, अपनी बात पूरी करिए। आपने कहा ना आजादी की लड़ाई, तो सर आप लोगों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं थी, प्लीज। तो ये वैसा तंजमत कसी है जिसमें फिर आप पर पलट कर आए तो आप जवाब ना दे पाए। अपनी बात पूरी करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो पुरखे लड़े थे आजादी की लड़ाई, हमारे तो घर के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। इस देश की आबादी, दलितों ने इस देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पहली बात ये। दूसरी बात आता हूं इंडस वाटर ट्रीटी की बात करता हूं। ये बार बार कहते हैं कि नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने किया था। अरे वो छोड़ो ना, 11 साल से आपकी सरकार है, इतनी देर कर दिया आपने आते आते। 2019 में आपने कहा था हम बांध बना रहे हैं, 2019 में आपने कहा था हम इसको बंद कर रहे हैं, 2019 से आप 2025 में आ गए। आपका केवल यही जुमला रहता है हम इसको बंद करें। 2019 से आपको 6 साल क्यों लग गए इसमें आते आते? 11 साल क्यों लग गए? देश में 5 साल पहले भी आपकी सरकार रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आपको क्यों लग गए? उसकी बात मत करो। जैसे आज आप नेहरू जी की 70 साल बाद कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के लोग भी कहीं 50 साल बाद ये बात ना करें कि मोदी जी ने आखिर, जब हमारी सेना पीओके को लेने को तैयार बैठी थी, हम पीओके ले सकते थे, तो मोदी जी ने ट्रम्प क्या घुटने क्यों टेक दिए? कुलदीप जी, देश की जनता तो अभी भी सवाल कर रही है कि जब कांग्रेस के पास इतना गोल्डन चांस था और जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर ही दिए थे और 93,000 सैनिक उनके थे ही हमारे पास, तो पीओके ले लेना चाहिए था उसी समय, तो पीओके ले लेना चाहिए था। कभी आप लोगों ने पूछा क्या इतनी गलवाइयां हुई है? तो मोदी जी कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं क्या? ठीक, नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूं मोदी जी क्या कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं क्या? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब आपकी लाइन ठीक है कुलदीप भाई, अब आपकी लाइन बिल्कुल ठीक है, अब आपकी लाइन बिल्कुल ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जल्दी बोलिए, फिर मैं सुधा जी आ रहा हूं। नेहरू जी के पीछे घूमते रहो। हाँ, अब आपकी लाइन ठीक है, अब मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। देखिए, अब आपके सवाल से मैं सहमत हूं। हुई जिस समय वाटर ट्रीटी हुई, भारत पाकिस्तान जो है 3 जगहों पे वाटर की ट्रीटी चल रही थी। नंबर 1, अफगानिस्तान से पानी पाकिस्तान आ रहा था, उन्होंने आने दिया, नहीं रोका। आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में पानी को नहीं रोका गया है। फिर आ गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे, पानी नहीं रोका। 10 सेकंड दे रहा हूं। तीसरा है चाइना से ब्रह्मपुत्र का पानी जो भारत में आ रहा है, चाहे गलवान हो ना हो, हम लड़े कुछ भी हो, लेकिन पानी को कभी नहीं रोका गया। तो ये 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, आपस में वाटर शेयरिंग करी। लेकिन चाहे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी हो, चाहे उससे पहले प्लीज विवेक जी, एक बात मैं बता दूं सर, मुझे लगा था कि शायद आप कुछ नया फैक्ट लेकर आएंगे। एक बात बता दूं सर, जिसको दिक्कत होनी है होती रहे। पानी पाकिस्तान को नहीं जाएगा और इस बात से अधिकांश लोग हिंदुस्तान के सहमत हैं कि जो आतंकी भेजता है, जो गोली चलाता है, पानी नहीं देंगे। अगर हमारे हाथ में है तो हम रोक लेंगे और पहले इस्तेमाल करेंगे अपने भारत के लिए अलग अलग राज्यों में। सर बेकार की बात है, आपको लगती रहे ना विवेक श्रीवास्तव, पाकिस्तान को पानी देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको बुरा लगता रहे, और मैं चाहूंगा आपको और ज्यादा बुरा लगे, सरकार आपको और ज्यादा बुरा लगाए। राकेश जी, कुलदीप जी, प्रश्न करेंगे। आ रहा हूँ सुधा जी, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, अवनीश जी बोलिए। एक बारी से अवनीश जी बोलिए। 10 सेकंड राकेश 10 सेकंड से बोल रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान को इन्होंने पानी दिया। तो ये कहते हैं हमने किसान आंदोलन,
अब ये करें कि किसानों को पूरे देश में बिठाएं, किसानों को ये कहें, भैया ये चाइनीज आदमी को क्यों बुला लेते हैं आप यहाँ पर, जिसको इसकी तमीज नहीं है कि जब इसको बोलने को कहा जाता है तब ये बोल लेता है, उसके बाद दूसरों के बीच में ना बोले ये। राकेश जी अब मैं ये कह रहा हूं, इनको चैलेंज कर रहा हूं कि ये किसानों का आंदोलन करें कि नहीं, भारत का पानी भारत को नहीं पाकिस्तान को जाएगा, हिंदुस्तान के किसानों को इकट्ठा करके ये नहीं वो कहीं चैलेंज ले भी ना लें। हो सकता है विवेक श्रीवास्तव खुद ही सड़क पर उतर जाए, हो सकता है विवेक श्रीवास्तव खुद ही सड़क पर उतर जाए। कुलदीप जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे, कुलदीप जी बोलिए। अनुजय जी प्लीज, कुलदीप जी बोलिए, हाँ बोलिए। राकेश जी मेरा राकेश जी हाँ बोलिए केवल ये कि 26 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद गडकरी जी ने कहा था हम इसे बांध बनाने जा रहे हैं, क्या वो बांध बन गया? 2019 में अगस्त में मोदी जी ने कहा था कि हरियाणा की रैली में कि हम पानी रोकने जा रहे हैं, ये पानी हरियाणा को पंजाब के किसानों को मिलने का काम होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या हरियाणा पंजाब के राजस्थान के किसानों को पानी कम मिलेगा? उसकी क्या मोदी जी ने, मैं उनको कहना चाहता हूं तुरंत पानी रोकिए और उस पानी को हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों को देने का काम कीजिए। वहां पे जल संकट, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी तार्किक बात किया करिए, भाषण पे भाषण देते। कुलदीप जी थोड़ी सी तार्किक बात किया करिए, बांध एक दिन में नहीं बन जाता है। चेनाब पर साबलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी गई है, 10 सितंबर तक उसका इंटरनेशनल टेंडर है। थोड़ा सा तैयारी करिए कुलदीप जी, थोड़ी सी तैयारी करिए, एक दिन में बात नहीं बनता है, एक दिन में पानी नहीं रुक जाता है, कार्रवाई शुरू हो गई है, इंतजार करिए, थोड़ा समय दीजिए, ना पानी रुके तो फिर सवाल उठाइए। 2019 से 25 में कितने साल हो गए? ठीक राकेश पांडे जी, 2019 से 25 में कितने साल हो गए? ठीक 6 साल हो गए। चारों प्रज्ञा बताइए, 6 साल और कितने साल चाहिए पानी रोकने के लिए? 30 सेकंड रिप्लाई करिए, फिर सुधा जी आ रहा हूं। चारों प्रज्ञा कितने साल चाहिए पानी रोकने के लिए? जनता गुमराह करते हैं, चुनाव आता है केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ये शांति कर ले। देखिए सब लोग ये कह रहे हैं पानी पानी पानी, है ना? ये पानी की बात केवल पानी की बात नहीं है, ये पानी से ज्यादा बड़ी बात है। आप ये सोचिए भारत की आबादी कितनी, भारत के पास धरती कितनी, ये नदियां की शुरुआत कहां से होती है? सब भारत से। लेकिन नेहरू जी ने क्या कहा? एक बाल्टी पानी कहकर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। अच्छा तब दे दिया, इस पानी को जंग में नहीं रोका गया, 2 बार जंग हुई, पानी नहीं रोका गया, लेकिन जब पानी हमारे सर के ऊपर से निकल गया तो कुछ एक्शन लिया गया। 1 मिनट रुक जाइए, मेरी आगे की बात सुनने दीजिए। आज जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सॉफ्ट अप्रोच रख के चले ना रखे जी, इनको ना दुनिया की असलियत पता ही नहीं है, इनको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता, इनको वाटर सिक्योरिटी नहीं पता, इनको फूड सिक्योरिटी नहीं पता, इनको ये नहीं मालूम कि ये वहां पर जो दुश्मनों को खिलाते पिलाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, इनके फोटो उनके देश में छपते हैं, इनके पोस्टर बनते हैं। तो आप देशद्रोह किसके साथ कर रहे हो भाई? जिस जमीन पे रहते हो ना, जिसको माँ कहते हो, आप जहाँ रहते हो, जिसमें खाते हो, उस थाली में छेद करते हो, इस तरीके की बातें कर आप। दूसरी बात ऐसी है कि डैम्स का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जाकर देख लीजिए, सूखा पड़ा हुआ है वहां पर, वो नदियों में सूखा पड़ा हुआ है, पर इनको ये चीज दिखाई नहीं देगी। चश्मा तो इन्होंने हरा। ठीक है, अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ, इस डिबेट के दूसरे पड़ाव पर आता हूँ। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, अब इस सवाल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सुधा मिश्रा जी, धोखे वाली सियासत का जिम्मेदार कौन है? इसमें दूसरा सवाल ये है, हरा पहन लिया, ठीक है, कम से कम कुछ बोलते हुए शर्म क्या करें? सुधा जी सवाल सुनिए, मैडम सवाल सुनिए, धोखे वाली सियासत का जिम्मेदार कौन? इसका दूसरा सवाल है प्लीज कि जो वोट चोरी का कैंपेन आप लोगों को चल रहा है जिस सीएसडीएस के डेटा पर, उस सीएसडीएस को चलाने वाले संजय कुमार ने कहा कि हमारा डेटा ही गलत है, वो तो माफी मांगकर निकल लिए। राहुल गांधी अभी भी धमकाने में लगे हुए हैं कि भाई देख लेंगे इलेक्शन कमिश्नर को। इधर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो भाई ये भी तो धोखे वाली सियासत हुई फिर। अरे कैसी बात करते हैं भाई आप लोग। अनुराग ठाकुर ने भी वही बात की जो हमारे राहुल जी बात कर रहे थे। आप लोग सारी मतलब सीधे आइए ना अनुराग ठाकुर पे, कहिए वो भी यही बात गलत कर रहे थे। गजब बात करते हैं, मतलब जितना हमें मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप करेंगे आप लोग। सुनिए, सुन लीजिए बोलिए। अभी हमारी बहन करते चश्मा हरा, अरे इस देश में पूरे हरा नहीं, चश्मा हरा पहना हुआ, इनको पता ही नहीं है कि नेचर पूरा हमारा हरा है। दूसरे सुनिए, अभी आप राष्ट्र प्रेम की बात कर रही थी, आदरणीय मोदी जी ने विषय पर बोल नहीं सकते हो तो ये सब रंगों पर आ जाते हो। दे दिया है। सुधा जी मेरे चारू प्रज्ञा 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए। सुधा जी सुनिए, मेरे छोटे छोटे सवाल, उसका छोटा जल्दी जवाब दीजिए। एक बात बताइए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई कि नहीं? हाँ या ना?
नहीं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट अगर फटकार लगाए उस पे बात अरे मैं कह रहा हूँ चुनाव याचिका खारिज हुई ना, इसका मतलब महाराष्ट्र चुनाव में धांधली, ये बात गलत है। अब चलिए ये बताइए, चारू प्रज्ञा रुक जाइए। अब सीएसडीएस का डेटा जिसको आपकी पार्टी के नेताओं ने कोट किया है, मैं कहिए तो पार्टी के नेताओं का नाम भी ले लूंगा, वो सीएसडीएस का डेटा गलत निकला कि नहीं? आप लोग, अरे पार्टी के नेताओं की बात नहीं, मैं कह रही हूँ चुनाव आयोग पे आरोप राहुल जी ने लगाया, आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग तो खंडन करे, अनुराग ठाकुर भी वही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग आके अभिनय करेगा, चुनाव आयोग मुद्दों की बात नहीं करेगा, माँ बहनों की बात करेगा। अरे माँ बहनों को जब आप कहीं भी कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं उनकी इज्जत नहीं जाती है, लेकिन आप दिखा देंगे उसमें इज्जत जाएगी। मैडम सुनिए, ये आप लोगों का तर्क सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुधा जी, मैं चारू प्रज्ञा के पास जा रहा हूँ ये कहते हुए कि आपको डेटा चाहिए तो 45 दिन के अंदर ले लीजिए ना। बिहार चुनाव होने वाला है, नतीजा आएगा, तैयार रहिएगा कि पहले ही कह देंगे कि सीसीटीवी हमको दे दो और फुटेज लेकर रख लीजिएगा, बाद में तर्क कोई लेकर मत आइएगा। ये आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। सुधार हो जाएगा 45 दिन के अंदर, प्राइवेसी भंगी होने की बातचीत रहती तो 45 दिन के अंदर डेटा ले लीजिए, 45 दिन के बाद ही लेंगे। आप बताइए, नहीं आपको बनना है विकसित, सुनिए विकसित बनना है, 45 के बाद क्यों नहीं रखना है? अब चारू प्रज्ञा क्यों नहीं रखना है? 6 महीने के बाद चारू प्रज्ञा ना तो अब ये सीएसडीएस के डेटा पर बोलेंगे, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की उस पर बोलेंगे, बस ये है कि धमकाएंगे। अरे हम तो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी बातें कही राकेश जी, देखिए सुधा जी को चुप कराइए ना राकेश जी, ये तरीका नहीं है। देखो आखिरी 30 सेकंड आप इनसे कुछ भी बात पूछ लो, नहीं सुधा जी शोर मचाना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये कहा कि एसआईआर का जो तरीका है वो वोटर फ्रेंडली है, इनके पास कोई जवाब नहीं। सीएसडीएस ने हाथ परे कर ली और बोला ये डेटा ही गलत था, तो इन्होंने अपने आधार जिसको बना रखा वो ही खत्म हो चुका है। राहुल गांधी एटम बॉम्ब करते घूमते हैं, एटम बॉम्ब बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिए, ठीक है, आपको रोकता हूँ, वक्त इतना ही है चारू जी, रोकना पड़ेगा, लेकिन देश की सियासत में धोखा कौन दे रहा ये आपको तय करना है। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।